Good evening to all. This is Patma Singh and welcome back to पोलपाथ। आज आईपी में हम उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण को पढ़ेंगे और जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें बताना चाहूंगी कि हमारे चैनल पर टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का फुल कोर्स अवेलेबल है। अपलोडेड क्लास के थ्रू आप अपना पूरा कोर्स ये कंप्लीट कर सकते हैं और ये अपलोडेड वीडियोस पाने के लिए आप कोर्स वीडियो प्लेलिस्ट नाम से एक प्लेलिस्ट लगी हुई है डिस्क्रिप्शन में, उसे आप चेक करें और चेक करके वहां से आप सारे अपने नोट्स बना सकते हैं और बहुत सारी प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट लगी हुई है जिससे आप अपनी प्रैक्टिस भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो यदि आप में दम है, यदि आप पढ़ने का रखते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो विदाउट कोचिंग आप यहाँ से अपना टीजीटी पीजीटी का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। आपको मेहनत की जरूरत है। यहाँ से सारे वीडियोज आपको अवेल करके और प्रैक्टिस की भी वीडियोज यहाँ पर जो लगे हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप सारी वीडियोज पा सकते हैं चैनल पर विजिट करके और अपनी तैयारी को मजबूत बना करके एग्जाम आराम से क्लियर कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पर मेहनत करनी होगी और मेहनत के बिना तो आप कहीं पर भी सक्सेस नहीं ले सकते हैं, चाहे वो अपलोडेड वीडियोज हों या फिर लाइव या फिर फिजिकल क्लासेस ले रहे हों। आपको वो मेहनत जो आपकी अपनी मेहनत है वो तो आपको रखनी ही पड़ेगी, उसके बगैर तो काम होने वाला नहीं है। तो चलिए हम देखेंगे आज उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण। और यदि आप लोगों ने पहले से क्लासेस नहीं देखी हैं तो नंबर 1 जो क्लास 1 है वहां से स्टार्ट कीजिए, तो आपको एक सीक्वेंस में सारी चीजें मिलती चली जाएंगी और ये पीजीटी का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग ये क्लासेस चल रही हैं। तो आप यदि पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से पढ़ करके प्रैक्टिस करके आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देखेंगे उत्तर आधुनिकतावादी जो दृष्टिकोण है ये क्या कहता है। तो आईपी में उत्तर आधुनिकतावाद एक महत्वपूर्ण विचारधारा मानी जाती है और उत्तर आधुनिकतावाद एक सामाजिक सिद्धांत है। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये कैसा सिद्धांत है, एक सामाजिक सिद्धांत है और इसका उत्पत्ति कहाँ होती है? फ्रांस में अस्तित्ववाद की दार्शनिकता के प्रतिक्रिया स्वरूप जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। तो फ्रांस में इसकी उत्पत्ति होती है और अस्तित्ववाद की दार्शनिकता के प्रतिक्रिया स्वरूप इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन करते रहेंगे, सारे जितने भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वही मैंने कहा था। यदि आप मेहनत करेंगे तो यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, लेकिन हाँ आपको सारे नोट्स या पीडीएफ फॉर्म में सारा एक एक वर्ड लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आपको खुद पेन पेपर उठा करके अपने नोट्स बनाने होंगे और यही सबसे अच्छा तरीका है पढ़ने का। आज आपके यदि अपने नोट्स बनते हैं तो आपका क्लास में ही 100% फोकस बना रहता है और साथ में ज्यादा से ज्यादा चीजें वहां पर क्लियर हो जाती हैं। तो ये सबसे सही तरीका होता है पढ़ने का। तो ये आप पे है कि आप यहाँ से जो भी फैसिलिटी दी जा रही है मेहनत करके आप सारी चीजें अवेल कर सकते हैं या फिर नहीं। तो ये जो पॉइंट मैं बोल रही हूँ मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप पेन पेपर लेकर के बैठे हैं और सारी चीजें नोट डाउन कर रहे हैं। अगला पॉइंट देखेंगे कि उत्तर आधुनिकतावाद का प्रवेश अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कब होता है? 1980 के दशक में होता है, यानी कि ये 1980 के दशक में आईपी में इसका प्रवेश माना जाता है। जो उत्तर आधुनिकतावाद दृष्टिकोण है इसका उत्तर आधुनिकतावाद के प्रमुख प्रतिपादक की बात करें तो ये रिचर्ड एस्ले हैं, ये इसके प्रमुख प्रतिपादक हैं। और उत्तर आधुनिकतावाद के अन्य समर्थकों की बात करें तो जितने भी विचारक हैं यथार्थवाद और उदारवाद, तो यथार्थवाद और उदारवाद दोनों के जितने भी आलोचक हैं इसके यथार्थवाद के और उदारवाद के, इन दोनों जो विचारधारा हैं दृष्टिकोण हैं, इन दोनों के जितने भी आलोचक हैं वो क्या है? इसके समर्थक हैं। किसके? उत्तर आधुनिकतावाद के। तो उत्तर आधुनिकतावाद के समर्थक जितने भी यथार्थवाद और उदारवाद के आलोचक हैं वो सभी क्या हो जाते हैं? उत्तर आधुनिकतावाद के समर्थक बन जाते हैं। उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण के अनुसार विशेष रूप से ज्ञान और शक्ति दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, ज्ञान भी और शक्ति भी। उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण के अनुसार उत्तर आधुनिकतावाद अंतरराष्ट्रीय संबंधों में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग एक विशेष स्तर तक करते हैं
लेकिन वहां उसकी प्रभावशीलता कम होती है। वैज्ञानिक विधि का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक विधियां हैं इसकी प्रभावशीलता कम है। उत्तर आधुनिकतावादी विचारक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता की अवधारणा को, जिससे मानव जगत की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, नकार देते हैं। तो ये जो उत्तर आधुनिकतावादी है, जो वस्तुनिष्ठता है इसको नकारते हैं, क्योंकि ऐसे दृष्टिकोण को बौद्धिक धर्म मानते हैं ये लोग। उत्तर आधुनिकतावादी इस विचार पर संशय करते हैं कि सभी के लिए निष्पक्ष एवं न्यायोचित संस्थाओं को एक नया आधार दिया जा सकता है। तो ये इस बात पर इनको डाउट है कि सभी को निष्पक्ष एवं न्यायोचित संस्थाओं को, सभी के लिए जो निष्पक्ष एवं न्याय करने वाली संस्थाओं का एक नया आकार दिया जा सकता है। जो ये जितनी संस्थाएं हैं इनको नया आकार दिया जा सकता है। इस बात पर इनको डाउट है कि ये संस्थाएं जो हैं सभी के लिए निष्पक्ष नहीं हो सकती हैं, न्यायोचित नहीं हो सकती हैं, और अगर ऐसा आकार देने की जो संस्थाएं चल रही हैं न्याय के विषय में, तो अगर इनको नया आकार देने की कोशिश की जाए तो ये निष्पक्ष और न्यायोचित नहीं होंगी, ऐसा इनका मानना है। यानी कि इनको डाउट है इनकी निष्पक्षता और न्याय, जो इनका न्याय करने का प्रोसेस है उन पर इनको उत्तर आधुनिकतावादियों को डाउट है। आगे देखेंगे, उत्तर आधुनिकतावादी विचारक दावा करते हैं कि आईपी में वास्तविकता की खोज नहीं हो सकती, क्योंकि कोई वस्तुनिष्ठ साक्ष्य नहीं है और मानव सहित सब कुछ व्यक्तिनिष्ठ है। तो जो उत्तर आधुनिकतावादी हैं ये क्या कहते हैं कि सब कुछ व्यक्तिनिष्ठ है, कुछ भी वस्तुनिष्ठ नहीं है, और इसलिए ये कहते हैं कि आईपी में यानी कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में वास्तविकता की खोज नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सब कुछ व्यक्तिनिष्ठ है। व्यक्तिनिष्ठ क्या है कि व्यक्ति के अपने विचारों, अपनी परिस्थितियों, उनकी सोच, इन सब पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं। कुछ भी वस्तुनिष्ठ नहीं है, कुछ भी सार्वभौमिक नहीं है कि सभी के लिए वो एक जैसा हो। हर व्यक्ति की, उसके देश, उसकी परिस्थितियां, उसके विचार, उसका जो बैकग्राउंड, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें ये क्योंकि आईपी में बात हो रही है तो सभी देशों, व्यक्तिनिष्ठ यानी कि हर एक देश के अंतर जो व्यक्ति हैं यानी कि नेता हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, इनकी बात हो रही है। तो ये क्या है, इनके सभी डिसीजन क्या अच्छा क्या बुरा, क्या तर्कसंगत है क्या कुतर्क संगत है, तो क्या लॉजिकल है क्या इलॉजिकल है, ये सारी चीजें क्या है, व्यक्तिनिष्ठ है। यानी कि अपने अपने देश, परिवेश और वहां की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग सबके अलग अलग मत है। तो कुछ भी वस्तुनिष्ठ नहीं है। वस्तुनिष्ठ वो होता है जो सबके लिए एक समान हो। तो यहाँ पर क्या है, व्यक्तिनिष्ठ है, सब्जेक्टिव है, और जो वस्तुनिष्ठ होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि वो सभी के लिए एक बराबर, एक समान। वस्तुनिष्ठ जैसे कि आपका ऑब्जेक्टिव, वहां पर 4 ऑप्शन होते हैं, एक आंसर सही होगा आपका, तो क्या है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर है। लेकिन व्यक्तिनिष्ठ क्या है कि आपको क्वेश्चन दे दिया और आपने अपने अकॉर्डिंग उसको लिखा है आंसर को, तो सेम क्वेश्चन के आंसर डिफरेंट होंगे, क्योंकि उसको अलग अलग व्यक्तियों ने, जितने भी स्टूडेंट हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव में देखा, समझा और अपने विचार दिए। तो ये हो गया व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। तो ये अंतर होता है। वस्तुनिष्ठ सभी के लिए बराबर होता है, व्यक्तिनिष्ठ क्या होता है, पर्सन टू पर्सन डिफर कर जाता है। और इसीलिए ये मानते हैं जो उत्तर आधुनिकतावादी हैं, आनुवांशिक सिद्धांत, ये मानते हैं कि जो आनुवांशिक सिद्धांत है ये एक कल्पना है, क्योंकि उसका आधार निष्पक्ष या स्वतंत्र दृष्टिकोण नहीं है। उत्तर आधुनिकतावादी विखंडनवादी होते हैं, ध्यान देंगे, ये सारी चीजें नोट करेंगे, और वे सिद्धांतों को वर्णनात्मक मानते हैं, यानी कि जो सिद्धांत हैं कैसे हैं, वर्णनात्मक हैं, उनका वर्णन किया जाए ऐसा मानते हैं। आत्मनिष्ठ तत्व विभिन्न मूल्यों एवं संकल्पनाओं के साथ हमारे लगाव से जुड़ा रहता है। जो आत्मनिष्ठ तत्व होता है, आत्मनिष्ठ क्या, जो आत्मनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ, ये क्या है, विभिन्न मूल्य और जो संकल्प होते हैं, इन सबके साथ क्या होता है, जो आत्मनिष्ठ जुड़ा होता है। आत्मनिष्ठ कह ले या व्यक्तिनिष्ठ कह ले, आप हैं, हम हैं, हमारे अलग अलग, हम अलग अलग मूल्यों को क्या दे सकते हैं, प्रायोरिटी दे सकते हैं। हमारे लिए कुछ और मूल्य ऊपर होंगे, आपके लिए कुछ और मूल्य ऊपर होंगे, तो हो गया, यहीं पर डिफर हो गया। तो वही होता है कि आत्मनिष्ठ जो तत्व होते हैं विभिन्न मूल्यों और संकल्पनाओं के साथ हमारे लगाव से जुड़े रहते हैं,
जबकि वस्तुनिष्ठ तत्व हमारी वास्तविक विश्व के प्रति सूक्ष्म जानकारी के साथ जुड़े होते हैं। तो जो वास्तविक जानकारी होती है उसके साथ वस्तुनिष्ठ जुड़ा होता है। और व्यक्ति क्या होता है, जो व्यक्तिनिष्ठ होता है वो अलग अलग मूल्यों, व्यक्ति के मूल्यों और उनकी जो प्रायोरिटी पर डिपेंड कर जाता है। उत्तर आधुनिकतावाद अपने स्वार्थ के लिए विनाशवाद की ओर आकर्षित हो सकता है। नोट करते रहेंगे सभी कुछ कि जो उत्तर आधुनिकतावाद है ये अपने स्वार्थ के लिए विनाशवाद की ओर आकर्षित हो सकता है। उत्तर आधुनिकतावाद जिस आधुनिक राजनीतिक एवं सामाजिक विश्व को समझने की कोशिश करते हैं वे उससे भी विमुख हो सकते हैं। तो जो उत्तर आधुनिकतावाद है, जो ये विचारधारा है, ये जो दृष्टिकोण है, ये जिस आधुनिक राजनीतिक, जो आधुनिक समय में राजनीतिक सामाजिक जो ये विश्व है इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये उससे भी विमुख हो सकते हैं, यानी ये अपने इस दृष्टिकोण से ही डाइवर्ट हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, विनाशवाद की ओर भी जा सकता है और ये अपने उद्देश्य से या जो काम ये कर रहा है उससे भी विमुख हो सकता है। ऐसा जो है इसके बारे में कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, संरचनात्मक मार्क्सवाद। तो आईपी में ये अपना टॉपिक है संरचनात्मक मार्क्सवाद, ये भी देखेंगे हम। मार्क्सवाद अंतरराष्ट्रीयतावाद का समर्थक है लेकिन राष्ट्रवाद का घोर विरोधी माना जाता है। तो जब हमने आपको मार्क्स के बारे में, जो मार्क्स के थॉट हैं, वेस्टर्न थिंकर पढ़ाया है, हमने उसकी क्लासेस भी ली हैं और प्रैक्टिस भी कराई है, तो इन दोनों में ही हमने आपको ये बताया है कि जो मार्क्सवाद है, जो मार्क्सवाद विचारधारा है, तो क्या है, ये अंतरराष्ट्रीयतावाद का समर्थक है लेकिन राष्ट्रवाद का घोर विरोधी माना जाता है। ये कहता है, क्या कहता है कि मजदूरों का कोई देश नहीं, यानी कि ये राष्ट्र हित की बात नहीं करता है, जो राष्ट्रवाद है इसकी बात बिल्कुल नहीं मानता है, क्योंकि एक राष्ट्र के अंदर क्या है, मजदूरों का शोषण हो रहा है इसके अकॉर्डिंग, और पूंजीपतियों का क्या है, पूंजीपतियों का वहां पर सब कुछ रूल्स और रेगुलेशन चल रहे हैं। तो ये क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीयतावाद का समर्थक ये कहते हैं, हे विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। तो क्या कह रहा है कि सारे विश्व को, मजदूरों को ये एक साथ लाना चाह रहा है। तो यहीं से आप निकाल सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीयतावाद का समर्थक है लेकिन राष्ट्रवाद का घोर विरोधी है। तो आप पॉइंट नोट करते रहेंगे। मार्क्सवाद राष्ट्रवादी रूपी तत्व को स्वीकार नहीं करता है, वह पूर्ण अंतरराष्ट्रीयतावादी विचारक है। जबकि गांधी जो थे, अगर गांधीवादी विचारधारा देखें तो ये राष्ट्रवाद के साथ अंतरराष्ट्रवाद को स्वीकार करते हैं। तो जो गांधी है या जो गांधीवादी दृष्टिकोण है, ये क्या है, राष्ट्रवाद को भी स्वीकार करता है और अंतरराष्ट्रवाद को भी स्वीकार करता है, लेकिन मार्क्सिज्म जो है ये सिर्फ अंतरराष्ट्रवाद को स्वीकार करता है, जबकि ये राष्ट्रवाद का क्या है, विरोधी है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण विचारधारा का घोर विरोधी है और अंतरराष्ट्रीय राजनीति को पूंजीपतियों की राजनीति कहा है। इसने क्या कहा है कि जो आईपी है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति है, इसको कैसी राजनीति बोला है, इसको पूंजीपतियों की राजनीति बोला है और विचारधारा का घोर विरोधी है। और आईपी को, यानी कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इसे पूंजीपतियों की राजनीति कहा है। ये सभी पॉइंट आप लिखते रहेंगे, जो यहाँ नहीं लिखे हैं वो भी आप लिखते रहेंगे। कार्ल मार्क्स के प्रति आभारी कुछ संरचनात्मक सिद्धांत भी हैं जिन्हें समीक्षात्मक रूप से माना जा सकता है, क्योंकि वे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हैं। तो इन्होंने कुछ जो संरचनात्मक सिद्धांत हैं इनके, मार्क्सवाद की विचारधारा के या मार्क्स के, तो ये क्या करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हैं। जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था चली आ रही है उसमें जो त्रुटियां हैं उन सभी को ये आलोचना करते हुए उसमें सुधार का या उसमें परिवर्तन की बात करते हैं। तो जो ये मार्क्सवादी सिद्धांत आईपी में साम्यवादी मूल्यों पर संबंध को परिभाषित करना चाहता है। तो जो साम्यवादी मूल्य हैं उनको ये आगे लाना चाहता है और उन्हीं को आधार बनाकर क्या करना चाहता है कि जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है उनको परिभाषित करना चाहता है। यानी कि साम्यवाद का सभी को पता है कि जो मार्क्स थे वो साम्यवाद के क्या थे, सपोर्ट करते थे। तो साम्यवादी मूल्यों पर ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति को परिभाषित करने की कोशिश की है इन्होंने, जिससे राष्ट्र की समस्या का समाधान हो सके और विकासात्मक वातावरण तैयार हो सके।
तो जो राष्ट्रों की समस्या है, उसके अंदर जो मजदूरों के शोषण हो रहे हैं, पूंजीपतियों का जो राज चल रहा है, जो अमीरों गरीबों के बीच में इतनी खाइयां हैं, ये सब समाप्त होकर के कैसा एक विकासात्मक वातावरण तैयार हो और सभी क्या हो, इक्वल हो, सभी अच्छे मतलब बराबर हो। इस तरह की बातें ये मार्क्सवाद करते हैं। आईपी में अध्ययन की विषय क्षेत्र क्या क्या हो सकते हैं? गरीबी, युद्ध का आतंक, शोषणवादी प्रवृत्ति, ये प्रमुख हैं। अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अध्ययन की विषय वस्तु या विषय क्षेत्र की बात करें तो गरीबी हो गया, युद्ध का आतंक हो जाएगा, यानी कि युद्ध वगैरह की बातें हो जाएंगी, विषय हो जाएंगे, और शोषणवादी प्रवृत्ति हो जाएगी, जिसमें कि अमीर देश या जो पूंजीवादी देश हैं वो गरीब देशों को शोषण करते हैं। ये सारी बातें जो है प्रमुख आ जाती हैं, जिसके माध्यम से सर्वहारा वर्गीय दृष्टिकोण और पूंजीवादी दृष्टिकोण की समीक्षा की जा सकती है। तो जो चीज राष्ट्र में इन्होंने की है उसी को ये इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के आए हैं कि वहां पर भी ये सर्वहारा वर्ग की और जो पूंजीपति हैं उनके बीच में जो संघर्ष है उसकी बात करते हैं, और यहाँ पर भी वही बात की गई। यहाँ पर क्या है, गरीब देश और अमीर देशों की बात की जा रही है यहाँ पर। तो सर्वहारा वर्गीय दृष्टिकोण और पूंजीवादी दृष्टिकोण की समीक्षा की जा सकती है किसके आधार पर? ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर, शोषणवादी प्रवृत्ति, गरीबी, युद्ध का आतंक, इन सभी पर। मार्क्सवादी सिद्धांतकार जो हैं, जितने भी इसके सपोर्टर हैं या जो ये मार्क्सवादी सिद्धांतकार हैं, ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों को नकारात्मक दृष्टिकोण से परिभाषित करते हैं। तो जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है इनको नकारात्मक दृष्टिकोण से परिभाषित करते हैं, यानी कि इसमें बहुत सारी ये कमियां बताते हैं और इन कमियों का में कैसे कैसे परिवर्तन करना चाहिए या क्या क्या चीज होनी चाहिए यहाँ पर, वो भी बताते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि नकारात्मक दृष्टिकोण से परिभाषित करते हैं। जो नौ मार्क्सवादी विचारक हैं, तो नौ मार्क्सवादी, जैसा कि हमने आपको बताया है कि ग्रामसी जो है, ग्रामसी को संशोधनवादी मार्क्सवादी विचारक माना जाता है, यानी कि इन्होंने मार्क्स के विचारों में संशोधन किया, इसलिए इनको संशोधनवादी विचारक कहा गया है। विचारधारा में हमने आपको जो है ये मार्क्सवाद के बारे में ये सारी चीजें आपको हमने बता रखी हैं, और ग्रामसी के बारे में भी सारी चीजें बताई हैं। तो आप वो पिछली क्लासेस देखेंगे या फिर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये सारी चीजें पता होंगी। तो जो नौ मार्क्सवादी विचारक हैं, ये राष्ट्र हित के संरक्षण में क्या बताते हैं कि सहयोग और संघर्ष को प्रमुख आधार मानते हैं। ठीक है, तो जो नौ मार्क्सवादी हैं क्या करते हैं, ये राष्ट्र हित की बात करते हैं, ये भी एक पॉइंट देखेंगे। जबकि जो मार्क्सवादी हैं ये राष्ट्र हित को मानते ही नहीं, यानी कि जो राष्ट्रवाद है इसको ही नहीं मानते हैं। लेकिन नौ मार्क्सवादी, क्योंकि ये संशोधनवादी हैं, तो इन्होंने अपने विचारों में कुछ मार्क्सवाद में कुछ संशोधन किया है और ये मानते हैं कि राष्ट्र हित के संरक्षण में क्या क्या सहयोग और संघर्ष ये मुख्य आधार हैं। इनको इन्होंने क्या किया है, मुख्य आधार माना हुआ है। ठीक है, उत्तर आधुनिकतावादी और मार्क्सवादी परंपरा से संबंधित बिंदुओं को लेकर नौ मार्क्सवादी विचारकों में मतभेद है। तो जो उत्तर आधुनिकतावादी और मार्क्सवादी परंपरा से संबंधित बिंदु हैं, यानी कि जो पॉइंट हैं, जो कमियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, जो भी मतलब मेन प्रमुख वहां पर जो पॉइंट हैं, इन सभी को लेकर के, इन सभी मुद्दों को लेकर के नौ मार्क्सवादी विचारकों में मतभेद है। तो जो नौ मार्क्सवादी हैं उनके अंदर ही बहुत सारे मतभेद हैं। किस बात को लेकर के? जो उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण है और मार्क्सवादी परंपरा से संबंधित जो भी बातें हैं, तो इन सभी को लेकर के ये जितने भी नौ मार्क्सवादी हैं इनमें आपस में मतभेद है, यानी कि कहीं ना कहीं ये इनके विचार जो है डिफर हो रहे हैं। मतलब समूह के अंदर छोटे छोटे समूह बन रहे हैं अपने अपने विचारों को लेकर के। नौ मार्क्सवादियों की बात करें तो नौ मार्क्सवादी विश्व व्यवस्था सिद्धांत में, जो नौ मार्क्सवादी हैं विश्व व्यवस्था सिद्धांत के आधार पर इंटरनेशनल रिलेशन को परिभाषित करने की कोशिश की है, जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के नाम से जाना जाता है। तो जो नौ मार्क्सवादी हैं तो इन्होंने विश्व व्यवस्था सिद्धांत को परिभाषित करने की कोशिश की है, और जिस तरह से जो इनका ग्रुप था, जिस ग्रुप के तहत इन्होंने ये सारी बातें विश्व व्यवस्था सिद्धांत को परिभाषित करने की कोशिश की है,
उसे किस नाम से जाना जाता है? फ्रैंकफर्ट स्कूल के नाम से जाना जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको व्यवहारवाद पढ़ाया, 9 मार्क्सवाद पढ़ाया, उदारवाद पढ़ाया, सारी विचारधाराएं हमने ये पढ़ाई आपको, तो हमने इन सब स्कूलों की ऑलरेडी बात की है। जैसे कि द इंग्लिश स्कूल ये किससे? उदारवाद से संबंधित है। फ्रैंकफर्ट स्कूल किससे? 9 मार्क्सवाद से संबंधित है। और शिकागो स्कूल व्यवहारवाद से संबंधित है। इन सभी पर हमने ऑलरेडी चर्चा अलग अलग कर रखी है डिटेल में। फ्रैंकफर्ट स्कूल के विचारक परंपरागत मार्क्सवाद दृष्टिकोण से भिन्न है। क्यों भिन्न है? कि फ्रैंकफर्ट स्कूल के विचारक कौन है? 9 मार्क्सवादी हैं। और 9 मार्क्सवादी कौन है? जो मार्क्सवाद के परंपरागत विचारों में संशोधन किया है, यानी कि उनके विचारों से थोड़ा उनके विचार अलग हैं, उनमें थोड़ा संशोधन करके थोड़ा अपने को क्या किया है? अपग्रेड किया है। तो जब इन्होंने संशोधन किया है, अपने विचारों को थोड़ा सा अलग बताया है, दिखाया है, तो अब जाहिर सी बात है कि ये क्या हो जाएंगे? जो परंपरागत मार्क्सवाद है उससे इनके विचार थोड़ा सा भिन्न हो जाएंगे। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो विचारक हैं, यानी कि जो 9 मार्क्सवादी हैं, ये मार्क्सवाद जो परंपरागत मार्क्सवाद है, इन दोनों में क्या है? विचारों में थोड़ा भिन्नता पाई जाएगी। 9 मार्क्सवादी दृष्टिकोण सहयोग और सामंजस्य की भावना से लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करते हुए अंतरराष्ट्रीय संबंधों को परिभाषित करता है। जैसे हमने पहले बताया कि इन्होंने क्या? सहयोग और संघर्ष, सहयोग और सामंजस्य, इन सभी भावनाओं को लेते हुए और लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करना इन्होंने चाहा है। कहाँ पर? अंतरराष्ट्रीय संबंधों को परिभाषित करने में। 9 मार्क्सवादी विचारक अंतरराष्ट्रीय संबंधों में पूंजीवादी के प्रति आक्रामक दृष्टिकोण के समर्थक नहीं है। तो जो 9 मार्क्सवादी विचारक हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जो पूंजीवादी व्यवस्था है इसके प्रति आक्रामक नहीं है। जबकि अगर जो परंपरागत मार्क्सवाद की बात करें तो ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जो पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी दृष्टिकोण है, इसके प्रति आक्रामक है। तो एक डिफरेंस तो यहीं पर सीधा सीधा आ जाता है। और जो ये 9 मार्क्सवादी हैं, समस्या निवारक दृष्टिकोण के समर्थक हैं। यानी कि ये पूंजीवादी को सीधा सीधा उस पे पूंजीवादी जो देश हैं उन पे आक्रमण नहीं करते हैं, बल्कि जो समस्याएं हैं उनके बीच में, जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निवारण में अपना विश्वास रखते हैं। तो समस्या निवारक दृष्टिकोण के समर्थक हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। आईपी में कोई भी वस्तुनिष्ठ सिद्धांत नहीं होता है, बल्कि वह अंतरराष्ट्रीय संबंधों के राजनीतिक पहलू को व्याख्यायित करता है, जिसमें आधारभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। तो आईपी में कोई भी वस्तुनिष्ठ सिद्धांत नहीं होता है। ये बहुत ही मेन पॉइंट है। क्योंकि वस्तुनिष्ठ क्यों नहीं होता है? क्योंकि आईपी में क्या होता है? जो अंतरराष्ट्रीय संबंध होते हैं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति होती है, उसमें बहुत सारे देश होते हैं और अलग अलग देशों की क्या है? जरूरतें अलग हैं, उनका सोचने समझने का तरीका अलग है, उनके यहाँ के रीति रिवाज, नियम कानून, ये सभी अलग है। तो कोई वस्तुनिष्ठ सिद्धांत नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है? व्यक्तिगत होता है, सब व्यक्तिनिष्ठ होता है, आत्मनिष्ठ होता है। ठीक है। तो इसमें क्या है? आधारभूत परिवर्तन की आवश्यकता है, ऐसा बताते हैं 9 मार्क्सवादी कि यहाँ पर एक वस्तुनिष्ठ सिद्धांत होना चाहिए। कोई भी वस्तुनिष्ठ सिद्धांत की यहाँ पर क्या है? कमी है ही नहीं। तो इसमें एक आधारभूत परिवर्तन की आवश्यकता है, यानी कि वो वस्तुनिष्ठ सिद्धांत की बात करते हैं कि आईपी में एक वस्तुनिष्ठ सिद्धांत होना चाहिए। आगे जो है पराश्रिता के सिद्धांत को विश्लेषित करके आईपी में समीक्षा की जाती है। जो पराश्रिता का सिद्धांत कह लीजिए या निर्भरता का सिद्धांत कह लीजिए, इसकी जो है इसको भी विश्लेषित करके आईपी की समीक्षा की जा सकती है। जैसे कि जितने 9 मार्क्सवादी हैं, इनके अनुसार शोषण के 3 स्तर होते हैं। जो 9 मार्क्सवादी है, शोषण के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कोर राष्ट्र, पूंजीवादी देश, अर्धपरिध राष्ट्र, साम्यवादी देश, समाजवादी देश भी कहीं कहीं पर लिखा आपको मिलेगा, और परिधि राष्ट्र, तीसरी दुनिया। जो कोर राष्ट्र है, यही क्या हो जाएंगे? पूंजीवादी हो जाएंगे, पूंजीवादी देश हो जाएंगे। ये हो जाएंगे क्या है? पहली दुनिया। अगर हम कहें इनको तो ये हो जाएंगे पहली दुनिया के देश।
अर्धपरित राष्ट्र जो हैं ये क्या हो जाएंगे, दूसरी दुनिया के देश हो जाएंगे, और जो ये परिधि राष्ट्र हैं ये क्या हो जाएंगे, ये तीसरी दुनिया के देश हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो ये जो है यहाँ पर लोकतांत्रिक जितने मूल्य होंगे ये अच्छे से इस्टेब्लिश हो चुके होते हैं पूंजीवादी देशों में। चलिए इस पे हम जो ये परासिता का सिद्धांत है या निर्भरता का सिद्धांत है, इस पे हम अच्छे से एक इसका अलग आगे टॉपिक है, उस पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ 9 मार्क्सवादी की बात करें तो 9 मार्क्सवादी के अनुसार शोषण के 3 स्तर होते हैं, कोर राष्ट्र, अर्धपरित राष्ट्र और परिधि राष्ट्र। और इनके बीच में कैसा जो इनके बीच में संबंध होता है कैसा होता है, शोषणकारी होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो कोर राष्ट्र होते हैं ये अर्धपरित राष्ट्र और परिधि राष्ट्र दोनों का शोषण करते हैं। इसको एक डायग्राम से समझते हैं, हमने आपको प्रैक्टिस में कई बार समझाया है। जैसे कि ये कोर राष्ट्र हो गए, ठीक है, और फिर इसके बीच में क्या हो, दूसरा सर्कल आ जाएगा अर्धपरित राष्ट्र का, ठीक है, तीसरा सर्कल होता है परिधि राष्ट्र। तो जो ये कोर राष्ट्र होते हैं ये इसका भी शोषण कर रहा है और ये इसका भी शोषण करता है। जो अर्धपरित राष्ट्र होते हैं ये इसका शोषण करते हैं, ठीक है। तो इन सबके बीच में संबंध जब शोषण ही कर रहे हैं सारे एक दूसरे का नहीं, मतलब वो जो कोर राष्ट्र है वो दोनों का करता है और अर्धपरित है वो परिधि का करता है। तो इनके बीच में संबंध कैसा हो गया, शोषणकारी संबंध हो गया। सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इन सभी का संबंध कैसा है, शोषणकारी संबंध है। और जो परिधि राष्ट्र है ये दोनों के द्वारा जो है शोषित किया जाता है, दोनों इसका शोषण करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत में मार्क्सवादी आधार। यहाँ पर ये एक अगली हेडिंग है, मार्क्सवादी संरचनात्मक मार्क्सवाद के अंतर्गत एक ये नेक्स्ट टॉपिक है, अंतरवादी सिद्धांत में मार्क्सवादी आधार। क्या क्या आधार है अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों में, तो जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मार्क्सवादी दृष्टिकोण उनके दार्शनिक सिद्धांतों, धारणाओं एवं मान्यताओं पर आधारित है। जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण के दार्शनिक सिद्धांत हैं, धारणाएं हैं, उन्हीं मान्यताओं पर आधारित है। क्या है, जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मार्क्सवादी दृष्टिकोण है उसकी बात कर रहे हैं। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मार्क्सवादी दृष्टिकोण किस पर आधारित है, जो मार्क्सवादी दार्शनिक सिद्धांत है, मार्क्सवाद के धारणाएं हैं, मान्यताएं, उन्हीं पर आधारित है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण विश्व को अलग अलग भागों में विभाजित न करके एक संपूर्णता के साथ अंतर विषयक दृष्टिकोण से विश्लेषण करता है। तो जैसे कि अंतरराष्ट्रीयतावाद का यह समर्थक है, तो इसीलिए क्या करता है, चीजों को आप कनेक्ट कीजिए तो आपको सारी चीजें अपने आप समझ में आएंगी। वहां पर आपको पूरे ऑप्शन मिलते हैं और आप आराम से जो है अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है विश्व को अलग अलग भागों में विभाजित नहीं करता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि ये राष्ट्रवाद का विरोधी है, ये अंतरराष्ट्रीयतावाद का समर्थक है और ये संपूर्णता यानी कि पूरे विश्व को एक ही मानता है, संपूर्णता के साथ अंतर विषयक दृष्टिकोण से क्या है करता है, विश्लेषण करता है इसका। तो अगर हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत में मार्क्सवादी आधार, तो देखो आधार यहाँ पर मेन है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष, पूंजीवादी साम्राज्यवाद और साम्यवाद में संघर्ष, विश्व में समाजवादी देशों का जन्म और उनकी पूंजीवाद की विरोध नीति, और कौन सा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा पूंजीवादी राज्यों का तीसरी दुनिया के देशों पर नौ उपनिवेशवाद नियंत्रण। तो ये इसके आधार हैं, किसके, जो अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत में मार्क्सवादी आधार हैं। तो क्या है, यही हैं सारे। और ये अभी आप सबने इससे पहले भी पढ़ा होगा, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, ये तो मार्क्सवाद का बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट एक आधार है। वर्ग संघर्ष, जिसमें कि ये बताते हैं कि जितने भी समाज हुए हैं आज तक में, सब में सिर्फ एक पहला समाज छोड़ करके बाकी जो आदिम था उसको छोड़ करके बाकी सभी समाजों में क्या हुआ, वर्ग संघर्ष चलता रहा है। समाज दो वर्गों में विभाजित रहा है, जो शोषण करने वाले यानी कि जो पूंजीपति धनिक और निर्धन, तो दो में रहा है और इन जो धनिक वर्ग है वो निर्धन का शोषण करता रहा है। तो चलिए इनको हम डिटेल में देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है, मार्क्सवाद इस विचार का समर्थक करता है कि सभी स्थानीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के संबंधों का निर्धारण भौतिक तत्व करते हैं। तो यही तो इन्होंने, इनकी भौतिकवादी व्याख्या है, इसमें साफ साफ इन्होंने कहा है कि भौतिक तत्व करते हैं, जबकि जो
हेगेल थे, वो क्या कहते हैं कि जो इन सभी का निर्धारण कौन करता है, विचार करते हैं, लेकिन ये बताते हैं कि भौतिकवादी जो भौतिक तत्व होते हैं वो करते हैं। नोट डाउन करते रहेंगे इन सभी को। अभी हम इसी की बात कर रहे हैं नंबर 1 की, ठीक है। यह राजनीति एवं अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की भौतिक उत्पादन की शक्तियों की प्रक्रिया के ऐतिहासिक विकास के रूप में करता है। तो जितना भी है क्या कहता है कि उत्पादन की शक्तियां, ये मेन क्या मानता है कि जो उत्पादन की शक्तियां हैं, उत्पादन के साधन हैं, ये किसके हाथों में है, कौन इनका संचालन कर रहा है, कौन इनसे प्रॉफिट ले रहा है और कौन किसको जो है इनसे नुकसान हो रहा है। ये सब चीजें क्या है, एक जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। भौतिक व्यवस्था और वर्ग संरचना निश्चित समय में कुछ पैदा करते हैं, वही राजनीति तथा अंतरराष्ट्रीय राजनीति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। तो जो ये भौतिक व्यवस्था है और वर्ग संरचना है, ये निश्चित समय में कुछ पैदा करते हैं, वही राजनीति तथा अंतरराष्ट्रीय राजनीति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। तो जो इनके जो उत्पादन की प्रक्रिया है, जो तत्व, जो मटेरियल इनके द्वारा बनाया जाता है और कैसे कौन बना रहा है, कौन उससे प्रॉफिट ले रहा है, किसको सिर्फ उसका मजदूरी मिल रही है या उसके मेहनत से भी कम उसको मेहनताना दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो है डेवलप होती है। कौन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किसका जो है दबदबा रहेगा और कौन शोषित होगा, सीधे सीधा कहाँ कनेक्ट, यहाँ से उत्पादन की जो भौतिक इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है, इससे जाकर के सीधे आईआर जो है कनेक्ट कर रहे हैं ये। अगला हमारा क्या होगा, वर्ग संघर्ष। तो वर्ग संघर्ष पे हम कुछ मेन बातें कर लेते हैं। मार्क्स के अनुसार दो आर्थिक वर्गों के बीच समाज का विभाजन शाश्वत है। जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि शाश्वत मतलब हमेशा से चला आ रहा है, सिर्फ पहले समाज को छोड़कर, वहां पर सब बराबर थे। इसलिए अंतरराष्ट्रीय समाज भी अमीर और गरीब राज्यों के बीच विभाजित है। तो जो जैसा कि सारे समाज अमीर और गरीब के बीच में विभाजित थे, इसीलिए क्या है, अंतरराष्ट्रीय समाज भी अमीर और गरीब राज्यों के बीच विभाजित हो गया है। जैसे कि वहां पर क्या है, किसी राष्ट्र के अंदर व्यक्ति विभाजित होते हैं, अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, तो अंतरराष्ट्रीय में क्या कौन आ जाएगा, राज्य आ जाएंगे। राज्यों के बीच संबंध हो रहे हैं तो राज्य क्या हो जाएंगे, वो राज्य भी अमीर और गरीब के बीच विभाजित हो गया है। सेम जो कॉन्सेप्ट है वो अंतरराष्ट्रीय क्या है, संबंध में उठाकर रख दिया गया है। वहां पर मतलब व्यक्तियों के बीच, व्यक्तियों के ग्रुप के में था, और यहाँ राज्यों के बीच वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति का निर्धारण पूंजीवादी साधन संपन्न देशों के माध्यम से निर्धारित होता है। इसीलिए गरीब राज्यों, तीसरी दुनिया के देशों का लगातार शोषण होता रहता है। तो जैसे हमने अभी बताया कि जिस प्रकार किसी देश में पूंजीपतियों का दबदबा रहता है, उसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या हो जाता है कि जो पूंजीवादी देश होते हैं, ये साधन संपन्न देश होते हैं, शक्तिशाली देश होते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज जिनको हम कह सकते हैं, ये क्या करते हैं कि गरीब राज्यों के और जो तीसरी दुनिया के देश है, इनका लगातार शोषण करते रहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें केंद्र और अर्धपरिध के देश परिध राष्ट्रों के शोषण करते हैं। यही अंतरराष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति है। तो जो केंद्र, यानी केंद्र मतलब कोर मतलब पूंजीवादी जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी बात हो रही है, और जो अर्धपरिधि के देश यानी कि जो समाजवादी साम्यवादी हैं, ये क्या करते हैं कि जो परिधि राष्ट्र हैं, यानी कि जो तीसरी दुनिया के देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, गुंडे फ्रैंक ने इसको क्या कहा है, अल्प विकसित बोला है। तो ये इसका शोषण लगातार करते रहे हैं। दोनों कोर और अर्धपरिध, ये तीसरी दुनिया के देशों का लगातार शोषण करते रहते हैं, और यही क्या है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति है। ऐसा इन्होंने वर्ग संघर्ष के अंतर्गत ये बातें बताई हैं। किसने, मार्क्सवादी विचारधारा ने। अगला हम देखेंगे पूंजीवादी साम्राज्यवाद और साम्यवाद में संघर्ष। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार आईआर का निर्धारण साम्राज्यवादी पूंजीवादी देश ही करते हैं। तो जो साम्राज्यवादी पूंजीवादी देश यानी कि डेवलप्ड कंट्री होती हैं, तो वही करते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास पावर है, और जो अन्य गरीब देश हैं वो तो उनपे मतलब निर्भर हैं, तो वो डिसीजन मेकिंग में उनका कोई रोल होता नहीं। उनके पास शक्ति है, साधन है, सब कुछ है, तो उनका दबदबा अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति होती इसमें होता है, और सारे डिसीजन
उन्हीं के पक्ष में, उन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं, यानी कि उन्हीं के हित में ये सारे ज्यादातर डिसीजन होते हैं। इसलिए सर्वहारा वर्ग की क्रांति के माध्यम से क्या करता है कि पूंजीवादी शासन की जड़ें उखाड़ दी जाएं। ऐसा जो मार्क्सवादी ये एक रास्ता दिखाते हैं कि जो मार्क्सवादी हैं ये बता रहे हैं कि आईआर में क्या होता है, पूंजीवादी देश जितने हैं वही क्या करते हैं, रीति और नीति का निर्धारण करते हैं, जिसमें कि जो गरीब देश है उनका भला कतई नहीं होता है। इसलिए सर्वहारा वर्ग की क्रांति के माध्यम से पूंजीवादी शासन की जड़ें उखाड़ दी जाए, ऐसा ये सजेस्ट करते हैं। और अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर सर्वहारा वर्गीय अधिनायकवाद स्थापित हो जाए। तो यहाँ जो अंतरराष्ट्रीय क्षितिज, जैसे कि वो देश के अंदर सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित करना चाहते हैं, वैसे अंतरराष्ट्रीय जो ये अंतरराष्ट्रीय पटल है, अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति है, इस विश्व पटल पर भी वो क्या करना चाहते हैं, सर्वहारा वर्गीय अधिनायकवाद स्थापित करना चाहते हैं। पूंजीवादी साम्राज्यवादी देश नीति निर्माण के क्षेत्र से परे हो जाएं, तभी शोषण की प्रवृत्ति रुकेगी। तो ये कह रहे हैं कि जितने भी पूंजीवादी देश हैं, इनको क्या है, नीति निर्माण के क्षेत्र से इनको दूर कर दिया जाए, और जो सर्वहारा वर्ग है वो मिलकर के क्या करें, नीति निर्माण, रीति नीति का निर्माण करें, तभी शोषण की प्रवृत्ति रुकेगी। क्योंकि यहाँ पर मतलब क्या निकल रहा, कनेक्शन कहाँ हो रहा है, कनेक्शन यहाँ हो रहा है कि जो साम्राज्यवादी देश हैं, जब तक नीति का निर्धारण ये करेंगे, ये अपने हित में ही करेंगे, और इस तरह से नीतियों का निर्धारण करेंगे कि ये जो है इसका जो तीसरी दुनिया के देश हैं, जो अल्प विकसित देश हैं, उनका शोषण करते रहें और इनको फायदा होता रहे। तो अगर ये नीति निर्धारण कर रहे हैं तो इसका मतलब है शोषण की प्रवृत्ति रुकने वाली नहीं है, इसलिए सर्वहारा वर्ग को नीति निर्धारण में आना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा ये पॉइंट यहाँ पर। अगला पॉइंट है विश्व में साम्राज्यवादी देशों का जन्म और उनकी पूंजीवाद की विरोध नीति। तो ये हम चौथा पॉइंट अभी देख लेते हैं। यदि साम्राज्यवादी देश शक्तिशाली बनते हैं तो मजदूरों का शोषण समाप्ति होगी, लेकिन पूंजीवादी देश हैं, इनके द्वारा तीसरी दुनिया के देशों का शोषण आधुनिक समय में भी जारी है। और मार्क्सवादियों की घोषणा है कि आईपी में पूंजीवादी देशों को उखाड़ फेंके। तो यहाँ पर क्या है, ये जैसे मार्क्सवाद का एक स्टेटमेंट था कि जो साम्राज्यवाद है ये क्या है, जो ये देश हैं, साम्राज्यवाद इनकी अंतिम अवस्था है, यानी कि इसके बाद जो है सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद वहां पर स्थापित हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर हो रही है कि उनके अकॉर्डिंग तो इनका जो है जब साम्राज्यवाद हो जाएगा, पूंजीवादी देशों का साम्राज्यवाद की स्थिति आ जाएगी, या साम्राज्यवाद का जो वो उस लेवल पे पहुंच जाएगा, पूंजीवादी देश जितने हैं साम्राज्यवाद की स्थिति में पहुंच जाएंगे, तो मजदूरों का शोषण समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये उनकी अंतिम अवस्था होगी, चरम अवस्था होगी, और इसके बाद क्या है, सर्वहारा वर्ग जो है का जो है शासन वहां पर स्थापित हो जाएगा क्रांति के द्वारा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, आधुनिक समय में तीसरी दुनिया के देशों का शोषण जारी है, ऐसा ये बता रहे हैं। और मार्क्सवादियों की घोषणा ये है कि आईपी में पूंजीवादी देशों को उखाड़ फेंके। तो ऐसा मार्क्सवादी देशों जो मार्क्सवादियों की घोषणा है कि जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है इसमें पूंजीवादी देशों को उखाड़ फेंका जाए। तो अगला हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट है, ये हमारा 4 पॉइंट हो गया। अब हम पांचवा देखेंगे, पूंजीवादी राज्यों की तीसरी दुनिया के देशों पर नौ उपनिवेशवाद नियंत्रण। अब ये पॉइंट क्या कहता है, इन शॉर्ट में देख लेते हैं। आईपी में यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति है, इसमें पूंजीवादी राज्य तीसरी दुनिया के देशों पर 9 उपनिवेशवादी उपकरण के माध्यम से नियंत्रण करते जा रहे हैं। 9 उपनिवेशवादी यानी कि जो पहले उपनिवेशवाद होता था वो सीधा सीधा खुला होता था, अभी क्या है, उपनिवेशवाद के नए नए तरीके यानी कि परोक्ष तरीके, अप्रत्यक्ष तरीके अपनाए जा रहे हैं, तो इसी को 9 उपनिवेशवाद कहा गया है। तो ये कह रहे हैं कि 9 उपनिवेशवादी उपकरण के माध्यम से जो पूंजीवादी देश हैं ये क्या कर रहे हैं कि तीसरी दुनिया पे अपना नियंत्रण करते जा रहे हैं।
इसलिए वे समकालीन अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शोषण के घटक बन गए हैं। तो है तो ये उपनिवेशवाद एक प्रकार से हट गया, लेकिन नौ उपनिवेशवाद यानी कि नए-नए तरीकों के माध्यम से इनका शोषण हो रहा है पूंजीवादी देशों के द्वारा, और ये जो तीसरी दुनिया के देश हैं, ये शोषण के घटक बन चुके हैं। यह व्यवस्था तभी समाप्त होगी जब अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में तीसरी दुनिया के देशों को नेतृत्व प्रदान कर दिया जाए और वे ही रीति नीति का निर्धारण करें, तभी आईपी गरीब देशों के लिए कल्याणपरक होगी। तो जब ये तीसरी दुनिया के देश नेतृत्व करेंगे और जो नीतियां होंगी, जो कानून होंगे, अंतरराष्ट्रीय कानून होंगे, जो योजनाएं होंगी, उन सब का निर्धारण करेंगे, तभी जो है गरीब देशों के लिए ये जो अंतरराष्ट्रीय आईपी क्या होगी, तभी गरीब देशों के लिए कल्याणपरक होगी। क्योंकि जब गरीब देश आकर के नीतियों का निर्धारण करेंगे, तभी तो उनका हित उसमें होगा, नहीं तो कहाँ होगा। अगर अमीर देश ही करते रहेंगे तो उनका हित, उस गरीब देशों का हित हो ही नहीं सकता, वहां पर अमीर देशों का हित होगा, जो कि आप आज की राजनीति में देख सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ये आप खुद भी देख सकते हैं, न्यूज को देख करके, घटनाओं का एनालिसिस करके आप स्वयं इस बात को समझ सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हो क्या रहा है। सब कुछ जो शक्तिशाली देश हैं, सारी नीतियां, योजनाएं, सारी चीज, व्यापार के सारे जो जितने भी नीतियां, योजनाएं, जो भी कानून बनते हैं, सब क्या कहते हैं, कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में जो शक्तिशाली देश हैं उन्हीं को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं और गरीबों का शोषण कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर बताई गई हैं इस 5वें पॉइंट में। और अगला नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा क्या है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण के 4 प्रमुख तत्व। तो कौन कौन से हैं 4 प्रमुख तत्व? मार्क्सवादी दृष्टिकोण के 4 प्रमुख तत्व देख लेते हैं। तो ये है सर्वहारा अंतरराष्ट्रीयवाद, पहला हो जाएगा। दूसरा है साम्राज्यवाद का विरोध। तीसरा है आत्मनिर्णय का अधिकार और चौथा है शांतिपूर्ण सहतुत्व। तो ये 4 प्रमुख तत्व हैं, तो देख लेते हैं इनके बारे में भी। ये जो 4 प्रमुख तत्व हैं मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, ये प्रमुख तत्व जो है कह क्या रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर्वहारा अंतरराष्ट्रीयवाद। आप इसमें जो भी पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो सभी नोट करते रहेंगे, क्योंकि एक बार आप पढ़ करके बहुत लंबे समय तक याद नहीं कर सकते हैं, याद नहीं रख सकते हैं, तो इसको आप नोट्स बना लेंगे, इन बिटवीन आप देखते रहेंगे, फिर ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ जाएगा। तो सबसे पहला देखते हैं सर्वहारा अंतरराष्ट्रीयवाद। आईपी में मार्क्सवादी दृष्टिकोण सर्वहारा अंतरराष्ट्रीयवाद पर आधारित है, जो स्वयं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों की एकता पर आधारित है। सर्वहारा मार्क्सवादी विश्वास करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय समाजवाद की स्थापना उनका अंतिम उद्देश्य है। यह बुर्जुआ वर्ग के विरोध तथा सर्वहारा वर्ग के दृष्टिकोण पर आधारित है, अंतरराष्ट्रीयतावाद के पक्ष में, जिसमें जो क्या क्या मेन तत्व हैं वो हम देख लेते हैं। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला हो जाएगा संसार के सभी मजदूरों का सामूहिक हित सभी प्रकार की राष्ट्रीयता से स्वतंत्र है। तो इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा कि संसार के जितने भी मजदूर हैं, इनका सामूहिक हित, इनका एक सामूहिक हित है, और ये राष्ट्रवाद यानी कि राष्ट्रीयता से अलग है, स्वतंत्र है, फ्री है, राष्ट्र से इनका कोई लेना देना नहीं है। पहला पॉइंट हो गया। अगला क्या है कि मजदूरों का अपना कोई देश नहीं, इसलिए वे अपने आप में राज्य हैं, क्योंकि प्रत्येक देश के मजदूर को सबसे पहले राजनीतिक सर्वोच्चता प्राप्त करना वास्तविक रूप में लक्षित है। तो मजदूरों का अपना कोई देश नहीं, ये जो मार्क्स का स्टेटमेंट है, हे विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए बेड़ियां हैं, पाने के लिए संसार भरा पड़ा है। तो इसी बात से आप निकाल सकते हैं कि इनका अपना कोई देश नहीं होता है। ठीक है, अगला देखेंगे अभिजात वर्गीय व्यवस्था से मुक्त संगठित कार्यवाही ही पहला लक्षण है। तो यानी कि ये सभी विश्व के मजदूर एक संगठित कार्यवाही करें और अभिजात वर्गीय व्यवस्था से बिल्कुल ये मुक्त रहें। अगला पॉइंट है, 3 पॉइंट हो गए। अब चौथा है एक व्यक्ति का शोषण जब दूसरे व्यक्ति द्वारा खत्म हो जाएगा, तो उसी अनुपात में एक देश द्वारा दूसरे देश का शोषण समाप्त हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के जो राष्ट्रीय यानी कि देश के अंदर, एक देश के अंदर जो स्थितियां हैं, उसी को ये बड़े लेवल पे यानी कि विश्व स्तर पर लेकर के आए हैं, उन्हीं समस्याओं को, और ये बता रहे हैं कि जब
एक व्यक्ति का शोषण, किसी देश के अंदर एक व्यक्ति का शोषण दूसरे व्यक्ति द्वारा समाप्त हो जाएगा। जिस अनुपात में समाप्त होगा, उसी अनुपात में क्या होगा कि एक देश द्वारा दूसरे देश का शोषण भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं जो देशों के अंदर घटित होता है, वही प्रवृत्ति, वही प्रकृति जो आईपी में जो इंटरनेशनल संबंध है, वहाँ पर झलकती है। तो वही ये बता रहे हैं कि उसी रेशियो में क्या हो जाएगा, देश के द्वारा देशों का शोषण भी समाप्त हो जाएगा। चलिए देखेंगे अब हम अपना दूसरा पॉइंट, साम्राज्यवाद का विरोध। साम्राज्यवाद के विरोध में क्या बातें बताई जाती हैं, मेन कुछ पॉइंट इसके भी देख लेते हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार संसार में राष्ट्र एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवाद का टूटना निश्चित है। तो इन्होंने घोषणा ही किया था कि जितने यह पूंजीवादी नष्ट हो जाएंगे और क्या हो जाएगा कि यहाँ पर साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी। तो राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या कहते हैं, पूंजीवाद का टूटना निश्चित है, ऐसा मार्क्सवाद की घोषणा है। क्योंकि पूंजीवाद अपने विस्तारवाद के अंतिम चरण में, जो कि साम्राज्यवाद के रूप में स्थापित है, तो पूंजीवाद का जो है अपना अंतिम चरण क्या है, साम्राज्यवाद है, और ये साम्राज्यवाद के रूप में स्थापित होने पर ही क्या हो जाएगा, ये पूंजीवाद जो है टूट जाएगा। अगला क्या है, पूंजी अंतरराष्ट्रीय हो गई है और उस पर पूंजीपतियों का अधिकार है। तो पूंजी क्या हो गया, अब ग्लोबलाइजेशन जैसे ही आया है, तो पूंजी एक देश के अंदर ना होकर के क्या हो गई, अंतरराष्ट्रीय हो गई है, और उस सभी पूंजी पर पूंजीपतियों का अधिकार है। यानी कि जो पूंजीपति देश है, पूंजीपति और किसी देश के अंतर्गत जो पूंजीपति लोग हैं, यही पूंजीपतियों का अधिकार है उस अंतरराष्ट्रीय पूंजी पर। असमान राजनीति विकास, निर्बाध आर्थिक विकास और पूंजीवाद का कानून, जिसको उखाड़ फेंकना मार्क्सवाद का लक्ष्य है। तो ये सारी चीजें जो हैं मार्क्सवाद का लक्ष्य है, इन सबको उखाड़ फेंकना है। यानी कि जो पूंजीवाद का कानून है और असमान राजनीतिक विकास है, इन सारी चीजों को कौन फेंके, उखाड़ फेंकना मार्क्सवाद का लक्ष्य है। जो मार्क्सवाद विचारधारा है, इनका जो दृष्टिकोण है, इन सबको उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। तीसरा देखेंगे, तीसरा पॉइंट, आत्मनिर्णय का अधिकार। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, आत्मनिर्णय का अधिकार। इसके भी कुछ मेन पॉइंट देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय समाज के गठन के लिए मार्क्सवादी आत्मनिर्णय के सिद्धांत का खुला समर्थन करते हैं। तो जितने भी मार्क्सवादी हैं, ये आत्मनिर्णय के सिद्धांत का खुला समर्थन करते हैं। किसमें, अंतरराष्ट्रीय समाज में। यहाँ मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि हर देश को अपने देश के जो अंदर जो भी निर्णय लेने हैं, तो वो देश पूरी तरह से स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने के लिए, अपने निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र है। यानी कि दूसरा देश उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, उसको नहीं करना चाहिए। हर देश जो है संप्रभुता संपन्न होना चाहिए और अपने निर्णय वो स्वयं करे, ऐसा इनका इस पॉइंट का ये मानना है। नेक्स्ट पॉइंट है, मार्क्सवादी इस बिंदु पर सहमत है कि विश्व के सभी देशों को अपनी स्वतंत्र नीति निर्धारित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और उपनिवेशवाद खत्म होना चाहिए। तो जो उपनिवेशवाद है, नो उपनिवेशवाद, इसके द्वारा बहुत सारी चीजें कंट्रोल की जा रही हैं, ये उपनिवेशवाद से कम खतरनाक नहीं है। तो क्या है कि ये कह रहे हैं कि उपनिवेशवाद खत्म होना चाहिए और सभी देश जो है क्या है, स्वतंत्र हो अपना नीति निर्धारण करने के लिए, अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए सभी देश क्या है, स्वतंत्र हो। तो ये हो गया आपका आत्मनिर्णय के अधिकार के अंतर्गत पॉइंट। और आत्मनिर्णय के अधिकार के अंतर्गत मार्क्सवाद क्या कहता है, ये कहता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सभी देशों के आत्मनिर्णय का जो अधिकार है, ये क्या है, यही टिकाऊ और शक्तिशाली आधार प्रदान करता है। तो जब अंतरराष्ट्रीय संबंधों को अगर टिकाऊ बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, तो क्या है, सभी देशों को स्वतंत्र होना चाहिए। यानी कि सभी देश स्वतंत्र हो, अपने देश के अंदर जो निर्णय है, नीति निर्धारण करना है, उन सबको करने के लिए स्वतंत्र हो। यही जो है एक अंतरराष्ट्रीय संबंधों को टिकाऊ और शक्तिशाली आधार प्रदान करेगा। तो ये हो गए आत्मनिर्णय से संबंधित कुछ पॉइंट। अब हम देखेंगे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो ये भी देख लेते हैं। अपना चौथा पॉइंट क्या है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो इसमें क्या है, मार्क्सवादियों के अनुसार सभी राष्ट्र राज्यों को बिना किसी देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था की आलोचना किए
शांतिपूर्ण ढंग से रहना चाहिए। तो ये क्या कहते हैं कि मार्क्सवादी कहते हैं कि सभी राष्ट्र, जितने भी राष्ट्र हैं, इनको किसी भी देश की जो है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था की आलोचना नहीं करनी चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से मिलजुल कर के रहना चाहिए। और इन्होंने इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के अंतर्गत मार्क्सवादियों के कुछ पॉइंट हैं, वो देख लेते हैं। नंबर 1 है सर्वहारा वर्ग की क्रांति पहले या तो कई देशों में सफल होगी या किसी एक देश में सफल होगी। तो ये कहते हैं कि जो सर्वहारा वर्ग की क्रांति है या तो कई सारे देशों में एक साथ सफल हो जाएगी या फिर किसी एक देश में होगी। तो जैसा कि किसी एक देश में हुई थी, कहां पर हुई थी आपको पता है, जो बोल्शेविक क्रांति थी उसके द्वारा ये क्रांति कहां पर सफल हुई है। सभी जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये पहली क्रांति कहां पर सफल हुई थी, यानी कि ये जो है ग्राउंड पे ये क्रांति कब उतारी गई थी, जो इनके जो विचार है मार्क्सवाद के, इनको व्यवहार में कब प्रयोग किया गया था। तो ये आप सभी बताएंगे वो पहली क्रांति एक देश में कहाँ हुई थी। तो एक देश में होती है, ठीक है। तो ये इनकी जो है बात सही गई है। आगे देखेंगे दूसरा पॉइंट, इसे पूंजीवादी व्यक्तिकरण से अपने आप को बचाना होगा। तो यानी कि जब ये क्रांति हो जाएगी वहां पर समाजवाद, साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी। तो इसको करना क्या है कि पूंजीवादी वृत्ति से, जो पूंजीवाद की वृत्तियां हैं, जो उनकी आदतें हैं, जो उसकी प्रकृति है, उससे अपने आप को बचाना होगा। सबसे पहला काम आपको यही करना होगा, ठीक है, इनके मार्क्सवादियों के अनुसार। और ये किसके पॉइंट हैं, किसके आधार हैं, ये है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के कुछ इन्होंने बिंदु बताए हैं। अगला क्या है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार इसे प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पूंजीवाद बनाम साम्यवाद के स्थान पर दोनों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आधार पर संबंध स्थापित करना चाहिए। तो मार्क्सवादी कहता है कि पूंजीवाद और साम्यवाद, जैसे कि जो यूएसएसआर और इधर अमेरिका, इन दोनों के बीच में इसी बात पर तो संघर्ष हुआ, इतने दिनों तक जो है एक शीत युद्ध छिड़ा रहा। तो ये कहते हैं कि इन दोनों के बीच इन दोनों के स्थान पर, यानी कि साम्यवाद और पूंजीवाद को पूरा इसको न फॉलो करके इन दोनों के स्थान पर क्या होता है, बीच का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आधार पर संबंध स्थापित करना चाहिए। तो इन दोनों के बीच कैसे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आधार पर संबंध स्थापित करने चाहिए, यानी कि इन दोनों के बीच ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जहां की शांतिपूर्ण सह अस्तित्वपूर्ण जो है संबंध स्थापित हो सके। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का अर्थ यह होता है कि जब तक पूंजीवाद और वैज्ञानिक समाजवाद की विजय ना हो जाए, जब तक, यहाँ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का मतलब देख लीजिए मार्क्सवाद के अकॉर्डिंग, जो ये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है, इसका मतलब यानी कि मीनिंग क्या है, तो ये बताते हैं कि जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का मतलब ये है कि जब तक पूंजीवाद पर वैज्ञानिक समाजवाद की विजय न हो जाए, श्रम और पूंजी के बीच किसी न किसी प्रकार का संघर्ष बना रहेगा। तो ये बताते हैं कि जब तक जो है पूंजीवाद पर वैज्ञानिक समाजवाद की विजय नहीं हो जाएगी, तब तक श्रम और पूंजी के बीच किसी न किसी प्रकार का संघर्ष बना रहेगा। यानी कि वैज्ञानिक समाजवाद इनका क्या कहता है, तो ये सबको इक्वल मानता है, सबको, यहाँ पर अमीर गरीब नहीं होगा, समाज जो है वर्ग में नहीं होगा, ये सारी बातें यहाँ पर बताई जाती हैं। तो जब ये सारी चीजें आ जाएंगी तभी क्या होगा कि वर्ग संघर्ष समाप्त होगा, अदरवाइज वर्ग संघर्ष बना रहेगा। तो जब तक यही बता रहे हैं कि वैज्ञानिक समाजवाद की विजय पूंजीवाद पर ना हो जाए, तब तक ये संघर्ष बना रहेगा। तो ये कुछ इसके पॉइंट हैं। और पूंजीवाद के विरोध आत्मनिर्णय शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की धारणा पर आधारित है। कौन, जो मार्क्सवाद का अंतरराष्ट्रीयवाद है, अंतरराष्ट्रीयवाद मार्क्सवाद का जो है, ये किस पर आधारित है, पूंजीवाद का विरोध आत्मनिर्णय सह अस्तित्व की धारणा पर आधारित है। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर दिए हैं, ये सारे आप इन्हीं धारणाओं पर आधारित है। यह आईआर को न्याय संगत स्वरूप देना चाहता है। कौन, जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है अंतरराष्ट्रीय में, तो ये क्या कर सकता है, ये क्या कहना चाह रहा है कि आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इनको न्याय संगत रूप देना चाहता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण आईपी को एक ऐसा माध्यम मानता है जिसके द्वारा भूत, वर्तमान और भविष्य के संबंधों की पूर्ण रूप से व्याख्या की जा सकती है।
तो ये क्या मानते हैं, आईपी को एक ऐसा माध्यम मानते हैं मार्क्सवादी जिसके द्वारा भूत, वर्तमान और भविष्य के संबंधों की पूर्ण रूप से व्याख्या की जा सकती है। जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है उनकी बात होगा, क्योंकि आप आईपी पढ़ रहे हैं तो सब कुछ अंतरराष्ट्रीय संबंधों के पर्सपेक्टिव से ही सारी चीजें यहाँ पर ली जा रही हैं। आगे जो है एक पॉइंट यहाँ और है कि बढ़ते हुए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों का महत्व, नव उपनिवेशवाद का विरोध, समाजवादी राज्यों और पूंजीवादी राज्यों का संघर्ष, समकालिक राजनीति अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विश्लेषण में आज भी महत्वपूर्ण आधार है। यानी कि ये सभी क्या है, महत्वपूर्ण आधार हैं। जितने पॉइंट हमने बताए हैं केवल स्वरूप परिवर्तित है, तथ्य वही है। तो जितने भी हैं यहाँ पर, बढ़ते हुए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध का महत्व, नौ उपनिवेशवाद का विरोध, समाजवादी राज्यों और पूंजीवादी राज्यों का संघर्ष, समकालिक राजनीति अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विश्लेषण में आज भी ये सारे पॉइंट क्या हैं, आधार हैं, महत्वपूर्ण आधार हैं। और इनका स्वरूप परिवर्तित हो गया। अगर हम तथ्य देखे, जाके फैक्ट देखें इनके, तो वही है, कहीं ना कहीं वो सेम है। तो ये हो गई कुछ आपकी जो संरचनात्मक मार्क्सवाद था उसके बारे में आपने देखा। तो इसके आपने जो है संरचनात्मक मार्क्सवाद के कुछ मेन पॉइंट देखे और इनकी अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत में मार्क्सवादी आधार देखा। ठीक है, जो कि 5 पॉइंट है जिसके अंतर्गत उनको एक्सप्लेन किया है हमने। और मार्क्सवादी दृष्टिकोण के 4 तत्व हैं, तो वो भी हमने देखे हैं। और हम अब हमारी जो है नेक्स्ट क्लास होगी किस पर, परासिता का सिद्धांत। इसको हम डिटेल में देखेंगे कि परासिता का सिद्धांत यानी कि जो निर्भरता का सिद्धांत है ये क्या है। और ये आप जान के चलिए कि ये जो परासिता का सिद्धांत है ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन उठाया जा रहा है तो ये टॉपिक बहुत मुश्किल होता है कि ये इस टॉपिक से क्वेश्चंस ना उठाए जाएं यहाँ से आईआर में। तो परासिता का सिद्धांत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। यदि अभी तक आप जुड़े हुए हैं और आपको ये क्लास यूजफुल लग रही है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।